अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें हमने देखे दो टाइप के क्लासिफिकेशन। पहला हमने देखा था बाइंडिंग बॉन्ड के बेस पर और दूसरा था एक्सियल और उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। इसी में देखते हैं हम क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम ऑन द स्ट्रक्चरल बेस की स्टडी कर रहे हैं। क्यूबिक वाला जो है उसको हम स्टडी करने हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ये हमारे लिए कुछ डिश बनाने के लिए मसाला काटने जैसी चीज़ हुई, ठीक है। तो स्मॉल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। नेक्स्ट इज लैटिस पॉइंट, पॉइंट which denotes atoms, molecules, ions in structure of crystal is called lattice point। मतलब कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अभी कौन होगा, आयंस क्यों होंगे, अगर वो कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। एटम क्यों होंगे, अगर वो कौन सा होगा, कोवैलेंट सॉलिड। अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूल क्यों होंगे, क्योंकि वो कब होगा, मॉलिक्यूल सॉलिड। तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिए स्ट्रक्चरल यूनिट। तो किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल यूनिट को डिनोट करने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। या तो इनको हम डॉट से डिनोट करते हैं या एक स्फीयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब इन लैटिस पॉइंट को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट। लेकिन जब इन लैटिस पॉइंट को हमने फिक्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गए, इस पूरे शेप को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस है। अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस है। यहाँ और क्यूब भी हो सकते हैं बिल्कुल इसकी जैसे। यहाँ अगर हम बात करें ये कैसा है, 3D क्रिस्टल लैटिस है। अगर हम हर एक पॉइंट पर इस पर क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो ये क्या है, पूरे अरेंज हो गया है, ठीक है ना। इसे बोलेंगे 3D क्रिस्टल लैटिस। यहाँ क्या है, लैटिस पॉइंट को एक फिक्स रूप से अरेंज किया है। नाउ अब जो बताने वाला हूँ यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको यहाँ अपना कॉमन सेंस और इमेजिनेशन पावर लेके चलनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, लैटिस पॉइंट इन, किसी पॉइंट्स में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं वो देखना है किसी स्ट्रक्चर में। तो सेंटर ऑफ क्यूब, अगर कोई एक क्यूब है, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसके नीचे, इसके साइड में, बीचों बीच एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर ऑफ क्यूब पर जो पॉइंट होगा वहाँ क्या होगा, ये जो लैटिस पॉइंट होगा ये किससे शेयरिंग करता है, शेयरिंग विथ 1 यूनिट सेल। माय डियर, इसको हम एक यूनिट सेल बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट सेल। ऐसे एक और होगा, एक और होगा, कई यूनिट सेल होंगे, ठीक है। अब कई यूनिट सेल होंगे तो अगर कोई पॉइंट इस क्यूब के सेंटर के अंदर है तो क्या वो किसी और क्यूब से टच है, क्या शेयरिंग कर रहा है, क्या नहीं। तो कितने क्यूब से शेयरिंग कर रहा है, अकेले इससे, खुद से, तो कितना हो गया, एक। तो मतलब शेयरिंग विथ 1 यूनिट सेल, ठीक है। याद रखना है, जब कोई भी लैटिस पॉइंट सेंटर अकेले में होता है तो कितने से वो शेयर करता है, 1 यूनिट सेल से, ठीक। अब आता है फेस ऑफ क्यूब। किसी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6 फेस होते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस सरफेस पर है, माना कि पॉइंट यहाँ सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट कितने क्यूब से रिएक्शन या शेयरिंग करेगा। तो अब मैंने माना कि ऐसा ही एक क्यूब इधर रख दिया, एक क्यूब यहाँ आ गया आपका, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एक क्यूब कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर, इस तरीके से रहेगा। तो ये वाला पॉइंट किससे कनेक्ट कर रहा है, एक तो खुद से, और एक जो इसके जस्ट ऊपर है उससे टच कर रहा है। मतलब कितने से शेयर कर रहा है, 2 से। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे होगा तो किससे करेगा, एक खुद से
और एक क्यूब जो इधर रखा होगा उससे टच करेगा, तो मतलब एक पॉइंट दो से शेयर कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी फेस पर जो क्यूब होता है, फेस ऑफ क्यूब पर जो लेटेस्ट पॉइंट होता है वो कितने से शेयर करता है, शेयरिंग विथ 2 यूनिट सेल, ठीक। अब बात करते हैं कोर की या एज की। किसी भी क्यूब में कितने कोर या एज होते हैं, तो 1 2 3 4, ऐसे ही 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 2 इधर 2 इधर, 12 एज होते हैं। आप काउंट करिए कितने एज होते हैं, 12 कोर होते हैं। अब अगर कोर पर रखा होता, अब मान लिया मैंने इस कोर पर कोई रखा हुआ है, तो ये कितने से रिएक्शन करेगा, कितने शेयरिंग करेगा। नंबर 1 तो खुद से, नंबर 2 एक यहाँ रखा होगा तो ये वाले इस पॉइंट से इधर भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया। नंबर 3 किससे, एक इसके ऊपर जो रखा होगा तो इससे भी ये टच करेगा, और जो इसके ऊपर भी रखा होगा उससे भी टच करेगा। मतलब ये 4 लोगों से, 4 क्यूब से टच करेगा। तो इसकी शेयरिंग कितनी होती है, 4। मतलब कि जब कोई लेटेस्ट पॉइंट कोर पर होता है तो ये शेयरिंग विथ 4 यूनिट सेल। एंड द लास्ट वन इज कॉर्नर। जब कोई लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पर होता है इधर, तो अब ये कितने से शेयर करेगा, तो देखें इधर है, एक खुद से करेगा, एक क्यूब आपका यहाँ आएगा, ठीक है, तो 2 हो गए, एक क्यूब आपका यहाँ आएगा इधर, 3 हो गए, एक क्यूब आपका यहाँ आएगा, कितने हो गए 4, और इन चारों के ऊपर 4, तो ये कॉर्नर वाला कितने से रिएक्शन किया, 4 से, तो कितने शेयरिंग कर रहा है ये, 8। तो सेंटर ऑफ क्यूब में अगर लेटेस्ट पॉइंट है तो कितने शेयर करता है, 1। फेस पर है तो कितने से करता है, 2। कॉर्नर पे है तो कितने से करता है, 4, और सॉरी कोर पे है तो 4 और कॉर्नर पे है तो कितने, 8। अब बात आती है यूनिट सेल की काउंटिंग की। जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो अगर कोई कॉर्नर पर होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 1/8। 8 इंटू 1/8 क्यों करते हैं, क्योंकि कुल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8। कुल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8, और एक जो कॉर्नर पर आपका लेटेस्ट पॉइंट है ये कितने लोगों से शेयरिंग कर रहा है, 8 लोगों से शेयरिंग कर रहा है। अब 8 लोग से शेयरिंग कर रहा है तो इस पर्टिकुलर के पास कितना हिस्सा आया उस पॉइंट का, 1/8वां, 1/8, ठीक। अगर हम बात करें कोर पर है, कोर पर है तो कितने, कोर पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट कितने लोगों से शेयरिंग कर रहा है, 4 लोगों से, तो इसके पास कितना हिस्सा आया उसका, 1/4 पार्ट आया, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से। अगर फेस पर होगा तो कितने लोगों से शेयरिंग कर रहा है, 2 से, तो इसका कितना हिस्सा हुआ, 2 से, तो कितना करेंगे, 1/2, और सेंटर पे 1। तो जब भी हम नंबर ऑफ सेल लेटेस्ट पॉइंट निकालेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, इसमें 1/2 से, इसमें 1/4 से, इसमें 1/8 से। डोंट वरी, अभी जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे आपको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको केवल क्या देखना था, क्रिस्टल, लैटिस पॉइंट एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब देखते हैं हम यूनिट सेल। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल से बना था, अब क्रिस्टल किससे बना हुआ है, यूनिट सेल से। फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल इज हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टल। मतलब ये छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटी सी चीज होती है लेकिन इसके पास सारी प्रॉपर्टी होती है जो उस सॉलिड की होती है। When unit cells are arranged systematically, then crystal is formed. And when crystal is arranged in the symmetrically, then crystalline solid is formed. ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D = N × M/AQ × Na। ये मैंने Z लिखा हुआ है, या M आप कुछ भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास होता है यहाँ। अगर Z लिख रहे हैं तो भी एटॉमिक मास, M है तो भी एटॉमिक मास, ठीक। D क्या है, डेंसिटी। N क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, अभी थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे। ए मतलब कि साइज ऑफ एस, कोर की साइज। Na एवोगैड्रो नंबर सभी जानते हैं, 6.023 × 10⁻23। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, 4/3 πr³ × n। n मतलब नंबर ऑफ एटम्स और आयन पर यूनिट सेल। तो अब अगले में हम देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल और इसके
टाइप्स।